साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित और भगवान दास मोरवाल जी द्वारा लिखित उपन्यास शकुंतला धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 6। सचमुच इसे संजोग ही कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर जैसा पूरा परिवार चाहता था वैसा ही एक सजातीय सुसंस्कृत परिवार उनके हाथ लग गया। समय निकालकर बलवंत और रूपेश दोनों भाई एक दिन लड़के को भी देखा है। पूरी तरह से घर परिवार से संतुष्ट होने के बाद जब अपने फैसले से उन दोनों ने सबको अवगत कराया तब बेहिचक सबने अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान कर दी। इस बीच भगवती ने दुर्गा को भी सारी बात बता दी। लड़का कैसा है, क्या करता है, परिवार कैसा है। सबसे बड़ी बात इस परिवार की ये है कि एकदम छोटा सा परिवार है, आजकल के हिसाब से एकदम आदर्श परिवार। एक ऐसा आदर्श परिवार जिसके बारे में ये मान्यता और धारणा बन चुकी है कि इस देश की लड़कियां ऐसे परिवारों में शादी के बाद कहीं ज़्यादा सुख पाती हैं। न ननद का झंझट, न देवरानी जेठानी की टेंशन, न जमीन जायदाद के बंटवारे की किचकिच, न किसी के रौब दाब का टंटा। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। जिस समय भगवती हुमक हुमक कर इस आदर्श परिवार के गुणों का बखान कर रही थी, दुर्गा के चेहरे पर एक के बाद एक भाव आ जा रहे थे। अंत में भगवती ने अपने निर्णय से दुर्गा को ये कहते हुए अवगत कराया, दुर्गा, ऐसा घर बार नसीब वालों को मिलता है। भगवती अपनी बात समाप्त कर दुर्गा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। भगवती के निर्णय को सुन दुर्गा चुप रही, तुरंत उससे कोई प्रतिक्रिया देते नहीं बना। मगर जब उसे लगा कि अच्छे पड़ोसी होने के नाते कुछ ना कुछ तो कहना है, हिम्मत करके मन को थोड़ा कुछ कठोर करते हुए बोली, भगवती, तेरी सारी बात सही है, अच्छा घर बार है, लड़का पढ़ा लिखा है, पर तेरी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कौन सी बात? भगवती को ऐसी अप्रत्याशित और ठंडी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। यही कि लड़का अपने माँ बाप की अकेली औलाद है, ना कोई भाई ना बहन। अरे परिवार भी परिवार जैसा होना चाहिए। कल जब सिया के बाल बच्चे होंगे तब वे किसे तो चाचा कहेंगे, किसे तो ताऊ, किसे बुआ कहेंगे, किसे चाची ताऊ। मामा तो उनके पहले से ही कोई है नहीं। एक बात कहूँ, ऐसे झूठे सुख ने एक एक करके सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। अकेला सुख और खुशी भी किस काम की, बाकी तुम्हारी मर्जी। दुर्गा के तर्क ने भगवती को दुविधा में डाल दिया। हम भी तो ऐसे ही भरे पूरे परिवारों में ब्याह कर आए हैं। एक आध ननद या देवरानी जेठानी हो तो कम से कम एक दूसरे से अपना दुख दर्द तो बांट सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि दोनों मियाँ बीवी चले जाएंगे दूसरे शहर में और सिया के सास ससुर अकेले घर में पड़े दीवारों से बतियाते रह जाएंगे। वे भी तो कुछ उम्मीद लगा कर बैठे होंगे। अभी कौन सी बात पक्की हो रही है, पहले सिया से तो पूछने दो। भगवती का उत्साह ठंडा पड़ता चला गया। इस दौरान घर में तरह तरह की योजनाएं बनती रहीं। एक तरह से पूरी तैयारी कर ली गई। दूसरे दिन छुट्टी होने के कारण सब घर पर मौजूद हैं। दशरथ और भगवती ने मौका देखकर पहले बात करने का आधार तैयार किया। फिर पहले से तकिया के नीचे रखे एक फ़ोटो को भगवती ने धीरे से निकाला और उसे बड़ी सफाई से सिया के सामने रखते हुए दशरथ से बोली, लड़का तो सुंदर है। मगर सिया ने इसमें जैसे कोई रुचि नहीं दिखाई। बेरुखी के साथ फ़ोटो एक तरफ सरका दिया। सिया के सूखेपन को देखकर इस बार मोर्चा दशरथ ने संभाल लिया। सिया बेटी, देखना ये लड़का कैसा है? दशरथ ने पोती से बिना किसी भूमिका के पूछा। अच्छा है दादाजी, सिया ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया। देख बेटी, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। एक उम्र के बाद सबको उनकी शादी विवाह के बारे में सोचना पड़ता है। तो मैं कब मना कर रही हूँ दादाजी, लेकिन पहले मैं कहीं अपनी प्रैक्टिस तो शुरू कर दूँ। बेटी, बड़ी मुश्किल से घर और लड़का हाथ आया है। दादाजी, ऐसी कौन सी जल्दी है? सिया के इस झल्लाहट भरे व्यवहार को देख दशरथ ने अब उससे सीधे सीधे बात करना उचित समझा। देख बेटी, तेरे मन में क्या है साफ साफ बता। अगर कोई दशरथ ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आप मेरी टेंशन छोड़ दो ना, सिया ने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा, दशरथ ने पोती से सीधे सीधे पूछ लिया। बेटी, अगर तूने ऐसा कोई फैसला कर रखा है, मेरा मतलब है, तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
सिया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस सकुचाकर रह गई। देख बेटी, हम कोई दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। दादाजी, कहते कहते सिया रुक गई। हाँ हाँ बोल। दादाजी, आप सही सोच रहे हैं। सही सोच रहे हैं क्या मतलब? तू ये क्या कह रही है? भगवती ने अचकचाते हुए पूछा। एक मिनट, दशरथ ने पत्नी को बीच में रोक दिया। इसके बाद वो सिया की तरफ मुड़ा। बेटी, कौन है? कैसा घर है? कौन बिरादरी है? दशरथ के कुछ और पूछने से पहले भगवती ने बीच में पूछा। अम्मा, बिरादरी का तो मुझे कुछ पता नहीं, ना मैंने कभी पूछने की कोशिश की। पूछने की कोशिश नहीं की? तू बौरा तो नहीं गई है? ऐसे कैसे गैर बिरादरी में? थोड़ी देर चुप तो कर। दशरथ ने भगवती को हल्के से डांटते हुए कहा। हाँ बेटी सिया, आगे बता। दादाजी, मेरा बैचमेट रहा है। बैचमेट मतलब? भगवती ने झुंझलाते हुए पूछा। अम्मा, वकालत में एक साथ पढ़े हैं हम। वो तो ठीक है, पर उसकी जात बिरादरी, घर परिवार। अम्मा, घर परिवार अच्छा है, लेकिन जात बिरादरी का मुझे पता नहीं। यानी किसी के भी साथ ब्याह कर लेगी? जात बिरादरी समाज, इसका कोई मतलब नहीं है। अम्मा, ये सब पुरानी बातें हैं, मुझे उसकी जात बिरादरी से क्या लेना देना? क्यों नहीं है लेना देना? मैं इन चक्रों में नहीं पड़ती अम्मा। सिया ने जिस दृढ़ता के साथ अपनी दादी को उत्तर दिया, भगवती ने यह कहते हुए सिर पकड़ लिया। हे राम, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तू थोड़ी देर चुप नहीं रहेगी? दशरथ ने दादी पोती के बीच होती बहस और तर्क वितर्क को शांत करने की गरज से हस्तक्षेप करती हुई भगवती को डांट दिया। कैसे चुप रहूं? ये सब आपका किया धरा है। ना इनको इतनी छूट देते, ना ये हाथ से निकलती। मुझे तो अब उस डॉक्टरनी का भी डर लग रहा है कि कहीं उसने भी अपना जुगाड़ ना कर लिया हो। लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि लेन देन से बचने के लिए लड़कियों को खुला छोड़ दिया है। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। जब पीहू को गोद लिया था तब ये किसे पता था कि वो कौन है, उसकी जाति क्या है? अजीब ढकोसला है कि जब बेटा बेटी का कहीं रिश्ता तय करो तभी ये जाति बिरादरी याद आती है। सिया ने अपनी दादी की आंखों में उतरते हुए जिस तरह सवाल किया, भगवती से इसका कोई उत्तर देते नहीं बना। सिया बेटी, तू जा। दशरथ ने दादी पोती के मध्य बढ़ते तर्क वितर्क को शांत करने के लिए सिया को अपने पास से अंदर भेज दिया। अपने दादा का आदेश सुन सिया वहां से उठकर चली गई। कुछ देर पहले जिस घर के कोनों अंतरों से तरह तरह की कल्पनाओं और मंगल ध्वनियों की स्वर लहरियां फूट रही थीं, वे एकाएक खामोश हो गईं। नित नई नई योजनाओं की रंगोलियों में तरह तरह के रंग भरे जा रहे थे। वे रंग अचानक बेरंग हो गए। भगवती ने बड़े आग्रह के साथ जिस फोटो को मंगाकर अपने तकिए के नीचे संभाल कर रखा हुआ था, उसकी जगह कब बदल गई, इसका खुद भगवती को भी पता नहीं चला। देखते देखते दशरथ का घर भाएं भाएं करते हुए एक अबोले जंगल में बदल गया। बेलगाम आवारा हवा के झोंके मौका मिलते ही जैसे आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते। आपस में होने वाले संवादों के होंठ सिल गए। सच तो ये है कि सिया के इस अकल्पनीय और अप्रत्याशित निर्णय ने पूरे घर की शिराओं में दौड़ते लहू को ठिठका दिया। सबकी देह मानो एकाएक निस्पृह हो गई। एक अबोले ऊहापोह में कैसे 2 दिन निकल गए, इसका किसी को पता नहीं चला। हार कर दशरथ ने तीसरे दिन खाना खाने के बाद दोनों बहुओं को बुला लिया। इस बीच भगवती को भेजकर उसने उग्रसेन और दुर्गा को बुलाने भेज दिया। समझ तो दुर्गा तभी गई थी जब उसने छुट्टियों में सिया को घर में आया हुआ देख लिया था। इसलिए उसने रास्ते में मनी मन तय कर लिया कि वो अपनी उसी पुरानी राय को रखेगी जिसे भगवती के समक्ष वो पहले रख चुकी है। उग्रसेन और दुर्गा के आ जाने के बाद पहले कुछ इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर बातों बातों में दुर्गा ने जैसे ही सिया का हालचाल जानना चाहा, दशरथ असल मुद्दे पर आ गया। इसी सिया के मामले में तुम्हारी राय जानने के लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। इतना सुनते ही दुर्गा को अपना अनुमान एकदम सही प्रतीत नजर आया। इससे पहले कि भगवती या कोई और कुछ कहता, दुर्गा तुरंत बोल उठी। मैं तो भगवती को पहले ही कह चुकी हूँ कि बहन, अकेले लड़के वाले घर में तो किसी पोती को ब्याहना मत। कहने को लड़की सुखी रहती है, पर घर परिवार की जो बात होती है वो अकेले लड़के वाले घरों में नहीं रहती है। सुना मैंने भी है कि आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आया है जिसके एक ही लड़का है। वैसे मेरा भी यही मानना है कि लड़कियों को भरे पूरे घर में ब्याहना चाहिए। फिर भी आपको जो ठीक लगे मिलकर फैसला कर लो।
उग्रसेन के इतना कहने पर दशरथ को समझते हुए देर नहीं लगी कि भगवती इस बात की चर्चा कर चुकी है। यार उग्रसेन, वो बात तो खत्म हो गई, अब तो दूसरी ही परेशानी आ खड़ी हुई है, उसी के लिए आप दोनों को बुलाया है। अब क्या हुआ, सब ठीक तो है? उग्रसेन ने चौंकते हुए पूछा। हुआ क्या, कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं बताना था तो इन्हें परेशान क्यों किया? भगवती गुस्से में बोली। ऐसी क्या बात हो गई जो पूरा घर परेशान हुआ पड़ा है? उग्रसेन की आवाज़ लरजने लगी। यार बात यह है कि देखो, जलेबी सी तो बनाओ मत, जो बताना है साफ साफ बता दो, भगवती ने दशरथ को बीच में टोकते हुए कहा। बता तो रहा हूँ। फिर कुछ क्षण रुक कर दशरथ बोला, हुआ ये कि हमारी सिया ने खुद ही अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। जा मेरे यार, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। अरे इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आप भी कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, ना किसी की जात का पता, ना बिरादरी का, ना परिवार का पता, ना खानदान का, ऐसे कैसे होगा? भगवती बीच में उग्रसेन की बात काटते हुए बोली। तो इसमें हल्कान होने वाली ऐसी कौन सी बात है, ये काम तो बलवंत या रूपेश भी कर सकते हैं, उग्रसेन ने हंसते हुए कहा। और अगर वो गैर बिरादरी का निकल आया तो? हाँ, यहाँ आकर पेच फंस सकता है। उग्रसेन ने जिस अंदाज में कहा उसने भगवती के माथे की त्योरियों को और गहरा दिया। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुमसे ज़्यादा समझदार तो तुम्हारी ये सिया है, कम से कम उसने तुम लोगों की परेशानी दूर कर दी। उग्रसेन ने एक रहस्यमयी मुस्कान उछालते हुए कहा। इसने हमारी कौन सी परेशानी दूर कर दी भाई साहब? पलट कर भगवती ने पूछा। यही कि उसने अपने लिए खुद लड़का जो ढूंढ लिया। वो बात तो ठीक है उग्रसेन, पर लड़का दूसरी। दशरथ, तू भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? अरे ये सब कहने की बात है, बिरादरी वाले रिश्ते की क्या गारंटी है कि वहाँ सिया खुश और सुखी रहेगी? ये नए ज़माने के बच्चे हैं, अगर इसने कोई फैसला किया है तो कुछ अच्छा बुरा समझ कर ही किया होगा। ये बात तो ठीक है भाई साहब, पर भगवती, अभय के पापा ठीक कह रहे हैं। देख बहन, मानना तो मेरा ये है कि बच्चे खुश रहने चाहिए, उनकी खुशी में माँ बाप की खुशी होनी चाहिए। कई बार बच्चों पर अपनी मर्जी थोपना भी ठीक नहीं रहता। दुर्गा अपने पति उग्रसेन से सहमत होते हुए बोली। देख दशरथ, थोड़ी देर के लिए मान लो दबाव में आकर उसने तुम्हारी बात मान ली और खुदा न खास्ता उस घर में पटरी बैठी नहीं तो बच्ची ज़िंदगी भर घुट घुट के जिएगी, पूरी ज़िंदगी कोसती रहेगी तुम्हें। दशरथ की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया न आई देख उग्रसेन ने अपनी बात जारी रखी। वैसे यही सब करना था तो इन पोतियों को इतना पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसने ये फैसला कर लिया है तो अपनी मर्जी से शादी करेगी, तो समझाने बुझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, उग्रसेन ने बेहद सुलझे हुए अंदाज में कहा। वैसे ये दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? इस बार दुर्गा ने पूछा। लगता है काफ़ी दिनों से जानते हैं, इसी के साथ वकालत की है उसने। दोनों ने बल्कि जुडिशरी का इम्तहान भी साथ ही दिया था, ये तो रह गई और उसका जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया। चलो जज ना सही, सिया वकील तो बन ही गई है। इसके बाद उग्रसेन रूपेश की तरफ पलटा। रूपेश, इस बात का सिया ने कभी तुमसे इशारा किया था? ताऊ जी, मुझे तो कभी बताया नहीं। माँ, बाबूजी या भाई साहब को कभी बताया हो तो मुझे पता नहीं। रूपेश के जवाब पर उग्रसेन ने इस बार दशरथ पर प्रश्न भरी दृष्टि डाली। ना, हमसे भी कभी इसने कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, मैंने एक बार इससे ऐसे ही कहा था तो बोली, दादाजी आप मेरी चिंता मत करो, दशरथ ने जवाब दिया। तो ये बात है। इतना कह उग्रसेन ने पहले एक लंबी सांस ली और फिर एक गहरी मुस्कान बिखेरते हुए बोला। दशरथ भाई, बड़े भाग वाले हो जो ऐसी समझदार और होनहार पोती पाई है। मैं कुछ समझा नहीं उग्रसेन। दशरथ के साथ साथ सबकी नज़र उग्रसेन पर टिक गई। भले आदमी, इसमें समझने की कौन सी बात है? अरे साफ है कि सिया ने बहुत पहले से तय कर लिया था कि उसे कैसा जीवन साथी चाहिए, किसके संग उसे अपनी जिंदगानी बसर करनी है। वाह भाई, मान गए तेरी पोती को। अभी तुम सबके कुछ बात समझ में आई या और खुलकर समझाऊं? उग्रसेन, मैं समझ गया तू कहना क्या चाहता है। अब अगर ये सब भी इसका विरोध करेंगे ना तो अपनी पोती के संग में अकेला खड़ा होऊंगा। एकाएक दशरथ की खनकती आवाज़ आई। बलवंत की माँ,
बिरादरी, अच्छा खानदान, घर परिवार, ये सब बात की बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के आपस में मन मिलने चाहिए। वैसे वो इकलौता लड़का क्या करता है? उग्रसेन ने मुस्कुराते हुए भगवती से पूछा। सुना है सड़क और पुल बनाने के बड़े बड़े सरकारी ठेके लेता है, भगवती ने बताया। यानी ठेकेदार है, रात दिन पैसों में खेलता है। फिर तो ठेके भी अफसरों और नेताओं को घूस दे दे कर लेता होगा। जब ठेके ही वो घूस देकर लेता है तो मिलावट भी खूब करता होगा। ताऊ जी, आजकल बिजनेस ईमानदारी से थोड़े ही होता है। बिना लिए दिए ठेके थोड़े ही पास होते हैं। बलवंत ने अपनी समझ से उग्रसेन की बात का जवाब दिया। ये बात तो तेरी सही है बलवंत। इसके बाद उग्रसेन बलवंत की तरफ हल्का सा झुका और होंठ तिरछे करते हुए बोला, मान लीजिए किसी ठेके में गड़बड़ी के चलते इस ठेकेदार पर मुकदमा हो जाए और संयोग से वो उस अदालत में आ जाए जहां उसकी घरवाली वकालत करती है, तो ऐसे में वो अपने बेईमान भ्रष्ट ठेकेदार पति को बचाएगी या फिर अपने ज़मीर को? उग्रसेन के इस तर्क पर सन्नाटा छा गया। बलवंत की उग्रसेन से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। भगवती के चेहरे के भाव पल पल में बदल रहे हैं, जबकि दशरथ की आंखें रह रहकर नई तरह की चमक के चलते फैल और सिकुड़ रही हैं। इस सन्नाटे को एक बार फिर उग्रसेन की आवाज़ ने ही तोड़ा। जात बिरादरी और कुल खानदान से ऊपर उठकर थोड़ी देर के लिए सोचो कि जब कभी लोग तुमसे ये पूछेंगे कि दामाद क्या करता है और जब तुम ये बताओगे कि वो जज है, तब तुम्हारा सिर गर्व से किस तरह ऊंचा होगा। सोचो जरा। भाई दशरथ, मेरे तो अभी से सोच सोच कर रोए खड़े हो रहे हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं ये तुम जानो। ताऊ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। इस बार रूपेश भी उग्रसेन के समर्थन में उतर आया। भगवती, बहन सोच मत, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। मान ले पोती की बात, दुर्गा ने भगवती की तरफ देखकर कहा। यार दशरथ, मुझे एक बात पर हैरानी हो रही है कि जो लोग एक आश्रम से बच्चे को, वो भी लड़की को, गोद लेने जैसा बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? मेरे ये बात समझ नहीं आ रही। उग्रसेन, अब और शर्मिंदा मत कर। इतना कहकर दशरथ ने रूपेश की तरफ देखते हुए आदेश दिया, रूपेश, जरा सिया को बुलाना। कुछ ही देर में सिया डरी सहमी सबके सामने उपस्थित हो गई। सिया बेटी, मेरे पास आ। सिया छोटे छोटे कदमों से चलकर अपने दादा के पास आ गई। दशरथ ने पोती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिना बोले भीगे नैनों से उसे अनगिनत आशीषें दे डाली। ये वही लड़की है ना जिसने एक गोद ली हुई बच्ची का इस घर में स्वागत महावर की परात में उसके नन्हे नन्हे पैरों को डुबो कर किया था? कैसे पूरा आंगन उसे पाँवों की छापों से मढ़ गया था। भले आदमियों, बेटियों का सुख क्या होता है उसके बारे में उन निर्भागों से पूछिए जिनके कान अपने घर आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए तरसते रहते हैं। इसके बाद उग्रसेन एक पल के लिए रुका और फिर लंबी सांस लेते हुए बोला, इसका पता तुम लोगों को अभी नहीं चलेगा, तब चलेगा जब ये एक एक करके इस घर की मुंडेरों से उड़ जाएंगी। कहते कहते उग्रसेन के होंठ कांपने लगे। कुछ क्षणों के लिए आपस में एक दूसरे से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी बड़ी दुविधा से निकाल दिया। दशरथ दबे स्वर में दुर्गा और उग्रसेन का आभार व्यक्त करते हुए बोला। अच्छा दशरथ, अब चलते हैं। इतना कह उग्रसेन और दुर्गा अपने घर जाने के लिए खड़े हो गए। ताऊ जी, एक एक कप चाय और हो जाती, रूपेश ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। अब जब इतने प्यार से कह रहा है तो तेरा कहा कैसे टाल दूं? उग्रसेन रूपेश का आग्रह स्वीकार करते हुए बोला। सिया को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने इसकी सबसे पहले सूचना मोबाइल पर अपनी छोटी बहन गार्गी को दी। गार्गी को इसकी सूचना देना जरूरी था क्योंकि वो भी इन दिनों दुविधा के इसी भंवर में गोते लगा रही है। हालांकि गार्गी सिया की अपेक्षा सख्त मिजाज है और उसने अपनी बड़ी बहन को साफ कह दिया है कि सिया भले दादा दादी या मम्मी पापा के दबाव में आकर अपना निर्णय बदल दे, वो हरगिज़ नहीं बदलेगी। मगर जैसे ही सिया ने उसे एक खुशखबरी सुनाई, गार्गी को अपने सामने छाया कुहासा छटता हुआ दिखाई देने लगा। सिया ने गार्गी के बाद एक खबर तपन को दी। रात को सोने से पहले मौका देख भगवती ने पोती के बालों में अपनी ज़ईफ़ उंगलियों को फेरते हुए पूछा, सिया बेटी, उसका नाम तो बता दे। सिया ने शर्माते हुए कहा, तपन दत्ता। और जात? दत्ता। ये मरी कौन सी जात हुई? बंगाली हैं अम्मा। क्या बंगाली हैं?
मैंने तो सुना है बंगाली मांस मच्छी भी खाते हैं। बंगाल में तो अम्मा ब्राह्मण तक खाते हैं। हे राम, कैसा कलयुग आ गया है। लो बताओ, अब बनिया बामन भी मांस मच्छी खाने लगे हैं। भगवती का जैसे जी मितलाने लगा। आप भी अम्मा कैसी बातें करती हो, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे क्या, उसके साथ जिंदगी तो तुझे बसर करनी है। भगवती बल्ब की रोशनी में पोती के दीप्त चेहरे को निहारते हुए बोली। तपन की तैनाती जज के रूप में जिस निचली अदालत में हुई, संयोगवश उसी अदालत में बतौर वकील सिया भी प्रैक्टिस करने लगी। उस दिन शाम को समय मिलने पर बलवंत अपने छोटे भाई रूपेश को लेकर बैठक में आ गया। समझ तो दशरथ अपने दोनों बेटों को देखते गया था, किंतु वो जानबूझकर अनजान बना रहा। वो तो स्वयं ही उन दोनों को बुलाकर अपनी बात कहना चाहता था। अच्छा हुआ जो बेटे खुद ही उसके पास चले आए। बाबूजी, अब आगे का क्या विचार है? आते ही बलवंत ने पूछा। विचार क्या, पहले उसका तो पता करो जो तुम दोनों भाइयों से कहा गया था। बलवंत समझ गया कि उसका पिता क्या पता करने के लिए कह रहा है। पता तो उसका किया जाए बाबूजी जो अपनी जात बिरादरी का हो। अगर सिया ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो बिना पता किए हुए तो उठाया नहीं होगा। बलवंत ने उल्टा अपने पिता से कहा। तो फिर ठीक है, मैं सिया से बात करता हूँ कि वो उन लोगों से कब हमें मिलवाना चाहेगी। एक बार उसके माँ बाप और उससे हम मिल भी तो लें। सही बात है, इस बहाने ये भी पता चल जाएगा कि उनकी कोई मांग तो नहीं है। वहाँ मौजूद भगवती ने अपनी मूल चिंता से उन्हें अवगत कराते हुए कहा। ऐसा करना, जैसे सिया का फ़ोन आए। बाबूजी, 1 मिनट, सिया का फ़ोन है। अचानक बीच में अपनी मोबाइल की बज उठी घंटी को सुनते ही बलवंत बोला। एक बार मुझसे भी बात कराना, बेटे को आदेश देते हुए दशरथ बोला। बलवंत ने बात करने के बाद ये कहते हुए मोबाइल अपने पिता दशरथ की तरफ बढ़ा दिया। ले बेटा, बाबूजी से बात करना। दशरथ ने सिया से बात करने के बाद मोबाइल वापस बलवंत को दे दिया। क्या कह रही थी? इस बार रूपेश ने उत्सुकतावश पूछा। वो कह रही थी कि दादाजी, जून में जैसे ही कोर्ट बंद होंगे मैं उससे बात कर लूँगी। जहाँ और जैसे आप तपन के घर वालों से मिलना चाहेंगे मैं उसे बता दूँगी। दशरथ ने सिया के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा बता दिया। लेन देन के बारे में बात कर लेते इससे। दशरथ की बात समाप्त होते ही भगवती ने तुरंत कहा। पहले उनसे एक बार मिलने तो दे, वो बात भी हो जाएगी। दशरथ भगवती को आश्वस्त करते हुए बोला। मैं तो सोच रही हूँ कि इसी दिवाली के बाद सिया के हाथ पीले हो जाएं तो हम सब गंगा नहा लें। भगवती की इस चिंता पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लगा जैसे सबने अपनी मौन स्वीकृति दे डाली है। इस तरह जून महीने में कोर्ट की छुट्टियों में तय हो गया कि दिसंबर में सिया के हाथ पीले कर देने हैं। तपन यानी होने वाले दामाद और उसके माता पिता ने साफ शब्दों में कह दिया कि दहेज के रूप में उन्हें एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। वे अपनी बेटी के लिए अपनी इच्छा से जो देना चाहें उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मगर सब कुछ तय होने के बाद भगवती को जहाँ हर तरह से निश्चिंत हो जाना चाहिए था, उसकी चिंता और गहरा गई। उसने अपनी चिंता से पति दशरथ को अवगत कराया तो सुनकर दशरथ को पत्नी की बात में दम नजर आया। दशरथ ने तुरंत बेटों और बहुओं को इकट्ठा कर उन्हें भगवती की चिंता से अवगत कराया। भगवती की चिंता ने सचमुच पूरे परिवार की चिंता बढ़ा दी। फिर भी रूपेश हल्का सा प्रतिवाद करते हुए बोला। माँ, जब ये बात खुद उन्होंने कह दी है कि दहेज के रूप में उन्हें एक कौड़ी भी नहीं चाहिए, तब फिर इस बात का क्या मतलब है? ये अच्छी बात है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि हम अपनी सिया को एक चुनरी में विदा कर देंगे। और फिर ऐसे तो कहा जाता है, आखिर वे भी इंसान हैं, कोई देवी देवता तो नहीं। हर आदमी का मन करता है। रूपेश, तेरी माँ एकदम सही कह रही है। उन्होंने हमारी यहाँ तक बात मान ली है कि शादी हम अपनी रीति रिवाज के मुताबिक करेंगे, तो फिर हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यही रिश्ता अपनी बिरादरी वाले उस ठेकेदार के यहाँ होता और उनकी कोई मांग होती तो वो पूरी नहीं करनी पड़ती। भगवती ने दोनों बेटों सहित पति दशरथ से कहा। बात तो तेरी सही है माँ, बलवंत ने अपनी माँ से सहमत होते हुए कहा। दूसरी बिरादरी में शादी करने और उनके ना कहने का मतलब ये नहीं कि हम सिया के ससुराल वालों की मान मर्यादा का ख्याल ही न रखें। मेरा तो सुझाव ये है कि हमें ये शादी बड़े धूमधाम से करनी चाहिए। बाबूजी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें शादी ऐसी करनी चाहिए कि वे लोग भी याद रखें। वैसे भी रूपेश, सब कुछ हमारी बेटियों का ही तो है।
दशरथ के तर्क के बाद पूरे घर ने सर्वसम्मति से भगवती के सुझाव पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। इस तरह जिस धूमधाम के साथ दशरथ ने अपनी पहली पोती सिया का विवाह किया, सचमुच उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिया के ससुराल वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं की थी। भारत की दो अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का जो दृश्य दशरथ के पड़ोसियों और उनके नाते रिश्तेदारों की शादी में देखने को मिला, उससे सब इतने अभिभूत थे कि उनके मुंह से रह रहकर इसकी प्रशंसा के शब्द फूटे पड़ रहे हैं। उग्रसेन और दुर्गा, उनका तो कहना ही क्या। उन्हें तो ऐसे लग रहा है मानो ये दशरथ भगवती की पोती सिया का विवाह नहीं था, बल्कि उनकी अपनी पोती का विवाह था। आखिर क्यों ना लगे, न वे दशरथ भगवती और उसके परिवार को इस रिश्ते के लिए तैयार करते और न वे इन क्षणों के गवाह बनते। जिस समय सिया इस घर से विदा होकर जा रही थी, रह रहकर उग्रसेन के शब्द दशरथ के कानों में गर्म शीशे की मानिंद खदबदाने लगे। कई दिनों तक दशरथ चुपचाप सिया के कदमों की आहट को सुनने की बेमानी कोशिश करता रहा, मगर वे उसे सुनाई नहीं दिए। अंततः वे धीरे धीरे मंद पड़ने के बाद एक दिन पूरी तरह गायब हो गए। इस तरह दशरथ और भगवती के घर की मुंडेर पर बैठे झुंड से देखते देखते एक परिंदा उड़ गया। शादी के बाद अपने मायके आई सिया अपने दादा दादी के पास बैठी हुई है। न जाने क्यों रह रहकर दशरथ को लग रहा है जैसे सिया उससे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन कह नहीं पा रही है। दशरथ ने सिया से नज़र बचाते हुए कनखियों से भगवती की तरफ देखकर हल्का सा इशारा किया। भगवती समझ गई इस इशारे का अर्थ, क्योंकि उसे भी सिया कुछ असहज नजर आ रही है। सिया बेटी, सब ठीक तो है? भगवती ने सिया से पूछा। अम्मा सब ठीक है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उल्टा सिया ने पूछा। पता नहीं क्यों ये मेरा कोरा वहम है या मुझे ही कुछ ऐसा लग रहा है। अम्मा कैसा लग रहा है? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि जैसे तू कुछ हमसे कहना चाहती है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिया ने जबरन मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया। नहीं बेटी, कोई ऐसी बात है तो खुलकर कहे। इस बार दशरथ ने पोती को हिम्मत बंधाते हुए कहा। सिया इस बार चुप्पी साध गई। दशरथ को अपनी आशंका सच प्रतीत होने लगी। कुछ तो बात है जो तू या तो हमसे छिपा रही है या कहना नहीं चाह रही है। बता बेटी, क्या बात है? दशरथ के शब्द लड़खड़ाने लगे। दादाजी, आपसे एक बात कहनी है। वो अपनी। हाँ हाँ बोल बेटा। बोल तो रही हूँ दादाजी। वो क्या है कि गार्गी। क्या हुआ गार्गी को? इस बार भगवती ने घबराते हुए पूछा। अम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बात यह है कि मेरी तरह गार्गी ने भी। अच्छा तो ये बात है। क्या बात हो गई ऐसी? भगवती ने उत्सुकता से पूछा। यही कि इसकी तरह गार्गी ने भी अपना जीवन साथी चुन लिया है। इतना कह दशरथ ने पोती की तरफ स्निग्ध मुस्कान उछालते हुए अपने अनुमान की पुष्टि की। यही ना? जी दादाजी। लेकिन ये बात उसने तो हमें आज तक बताई नहीं। अम्मा मैंने भी आपको कब बताई थी? आपने जब पूछा तब मैंने बता दिया। तो क्या उसने भी तेरी तरह गैर बिरादरी का देखा है या अपनी बिरादरी का है? अम्मा आप बार बार ये क्या बिरादरी बिरादरी लेकर बैठ जाती हो? ये फैसला बच्चों पर छोड़ दो कि उन्हें अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है। सिया झल्लाते हुए बोली। समझ गई, उसने भी ज़रूर कोई बंगाली पसंद किया होगा। भगवती ने अनुमान लगाया। नहीं अम्मा, वो बंगाली नहीं पंजाबी है। हे राम, ये लड़कियां तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। कम से कम एक तो बिरादरी का ढूंढ लेती। भगवती ने सिर पकड़ लिया। ठीक है बेटी, अगर उसने फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ पल रुक कर दशरथ फिर बोला। वैसे वो करता क्या है? दशरथ ने भगवती के विलाप पर कोई ध्यान नहीं दिया। दादाजी, गार्गी के साथ ही डॉक्टरी कर रहा है। अच्छा, तो क्या गार्गी की तरह वो भी डॉक्टर है? भगवती के मुरझाए चेहरे पर अचानक रौनक लौट आई। फिर एक पल रुक कर बोली। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बुलबुल के लिए तो मैं अपनी बिरादरी का ही घर ढूंढूंगी। ठीक है, जब बुलबुल का समय आएगा तब देखा जाएगा, पहले गार्गी पर ध्यान दो। दशरथ पत्नी को टोकते हुए बोला। सिया, गार्गी से कह देना कि हम तो वैसी ही शादी करेंगे जैसी तेरी की है, एकदम सीधी सादी। सुना है पंजाबियों में बड़ा दिखावा होता है। तेरे बंगालियों ने तो कुछ दिखावा किया नहीं। भगवती ने एक नई तरह की चिंता व्यक्त की। अम्मा, आपने मेरी शादी सीधी सादी की है?
तपन और उसके घर वाले ही नहीं, उसके सारे बंगाली रिश्तेदार तो इतने खुश हैं कि बस पूछो मत। तपन तो मुझसे कई बार कह चुका है कि सिया, हमारे रिश्तेदारों ने हमारी शादी में जितना एंजॉय किया, इतना तो आज तक उन्होंने किसी बंगालियों की शादी में भी नहीं किया। सिया ने हंसते हुए कहा, ये बात तो हमारे यहाँ भी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई क्या शादी हुई है। एक तरफ बंगालियों के रीति रिवाज तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के। उग्रसेन तो जिस तरह दामाद जी के रिश्तेदारों की सेवा पानी में लगा हुआ था, उसे देखकर कईयों को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा ही कोई सगा संबंधी है। दशरथ ने हुलसते हुए बताया, बस किसी तरह गार्गी की भी शादी सही सलामत निपट जाए। भगवती ने दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद कर मन ही मन अपने आराध्य को याद किया। अम्मा, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग तो बस तैयारी करिए। ठीक है, जितनी जल्दी हो उन लोगों से मिलकर बात पक्की कर दो। अंततः भगवती ने भी अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान कर दी। इस तरह साल भर के अंदर दशरथ भगवती के घर से गार्गी की डोली भी उठ गई। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके मुंडेर से दूसरी गौरैया भी उड़ गई। घर के आंगन से उठता नाद अब धीरे धीरे एक चुप्पी में बदलने लगा। भगवती की मुराद जैसे पूरी हो गई। सचमुच इसे संजोग ही कहा जाएगा कि जैसे परिवार का सपना उसे सिया के लिए सजोया हुआ था, वैसा ही सजातीय सुसंस्कृत परिवार उसे मिल गया। ठीक वैसा ही जैसा पहली बार सिया के लिए ढूंढा गया था। भगवती की जो इच्छा पहले पूरी नहीं हो पाई थी, वो मानो अब हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकदम छोटा सा परिवार है, आजकल के हिसाब से एकदम आदर्श परिवार। न ननद का झंझट, न देवरानी जिठानी के टेंशन। कहने का तात्पर्य ये है कि इस घर का भावी दामाद अर्थात बुलबुल का होने वाले पति अपने माता पिता की इकलौती संतान है। बेटियों में किसी तरह का भेदभाव न कर सिया और गार्गी का जैसे विवाह किया गया, उसी धूमधाम के साथ बुलबुल के भी हाथ पीले कर दिए गए। दशरथ भगवती ही नहीं, बलवंत और जयंती भी जैसे गंगा नहा आए। इधर उम्र कह लीजिए या बेटे बहुओं के चले जाने का वियोग, कई बीमारियों ने एक साथ उग्रसेन को इस तरह घेरा कि एक दिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, रास्ते में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सच तो ये है कि उग्रसेन बीमारियों से नहीं, बेटे बहुओं के मुंह मोड़ने के गम में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पति के असामयिक निधन और अपने अकेलेपन से दुर्गा पूरी तरह टूट गई। वो भी अनेक बीमारियों की गिरफ्त में आ गई। बेटों ने लाख समझाया कि उसका घर में अकेला रहना ठीक नहीं है, उसका जिस बेटे के साथ रहने का मन करे रह ले, मगर दुर्गा ने किसी भी बेटे के साथ जाने से साफ मना कर दिया। इधर सिया और गार्गी के इस घर से चले जाने के बाद अब महसूस होने लगा है कि उनके पड़ोसी उग्रसेन ने सच ही कहा था कि बेटियों का सुख क्या होता है इसका पता अभी नहीं, तब चलेगा जब ये एक एक कर इस घर से विदा हो जाएंगी। जो घर एक समय कोयलों की कूक से कूकता रहता था, धीरे धीरे उसमें एक वीरानी सी छा गई। घर में सिया और गार्गी की अनुपस्थिति रह रहकर सालने लगी। दिन में बुलबुल और पीहू के न रहने से कई बार दशरथ और भगवती को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती और वे उसके लिए आवाज़ लगाते हैं तो उनकी आवाज़ जैसे दीवारों में घुटकर रह जाती है। एक दिन गार्गी को ये खबर मिली कि उसकी दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सुनते ही वो 1 सप्ताह की छुट्टियां लेकर आ गई। गार्गी को आए हुए 3 दिन हो गए हैं। पहले तो उसका इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन एकाएक एक दिन उसे लगा जैसे किसी की कमी खल रही है। अचानक उसे याद आया तो उसने अपने दादी के पास बैठे दादा से पूछा, दादाजी, दुर्गा अम्मा कहीं गई हुई हैं क्या? मैं जब से आई हूँ उन्हें देखा ही नहीं। देखे तो तब जब वो घर से बाहर निकले। जब से उग्रसेन उसकी दुनिया से गया है, दुर्गा ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। इधर तेरी दादी के चक्कर में मेरा भी इस पर ध्यान नहीं गया। वैसे कई दिनों से मैंने भी उसे देखा नहीं है। दशरथ को भी हैरानी हुई। तुम दोनों के चले जाने के बाद उसके कई कामों को कभी कभी बुलबुल कर दिया करती है तो कभी पीहू। कभी बुलबुल पास की दुकानों से सौदा सुलभ ले आती है तो छोटे मोटे कामों को पीहू कर दिया करती है। भगवती ने कमर सीधी करते हुए कहा, और पीहू, वो तो दुर्गा की एक आवाज़ पर उसके सामने खड़ी मिलती है, पर दुर्गा को कई दिनों से मैंने भी उसे बुलाते हुए नहीं सुना है। दशरथ को एक पल के लिए अचरज हुआ। मैं भी तो कहूँ कि जो दुर्गा अम्मा एक दिन में हमारे यहाँ कई कई चक्कर लगा जाती थी, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? मैं अभी देख कर आती हूँ दादाजी। इतना कहकर गार्गी दुर्गा के घर की तरफ चली गई। गार्गी ने घर की घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
इसके बाद उसने जैसे ही गेट को खोलना चाहा तो गेट अपने आप खुलता चला गया। अम्मा, एक कमरे में झांकते हुए गार्गी ने धीरे से आवाज़ लगाई। अंदर से किसी तरह का उत्तर न पाकर उसने दूसरे कमरे में झांक कर देखा तो पाया दुर्गा चारपाई पर मूर्छित पड़ी है। उसने लपक कर दुर्गा के माथे को छुआ। तेज़ बुखार में तप रही दुर्गा को देखते ही उसने सबसे पहले सारी खिड़कियां खोल दी। दुर्गा अम्मा, मैं गार्गी। गार्गी उसके अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करते हुए बोली। बहुत दिनों बाद कानों में चिर परिचित आवाज़ पड़ने पर दुर्गा ने हल्के से आंखें खोली। इस बीच गार्गी एक मग पानी लाई और चुल्लू में पानी भरकर दुर्गा के सिर को भिगोने लगी। साथ में फ्रिज से पानी की बोतल निकाल उसके ठंडे पानी में पट्टी भिगोकर माथे पर रख दिया। थोड़ी राहत मिलने पर गार्गी ये कहकर अपने घर चली गई, अम्मा मैं अभी आई। दादाजी, दुर्गा अम्मा को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अपने घर आते ही गार्गी अपने दादा से बोली। इसके बाद वो बिना देरी किए दुर्गा को अस्पताल ले आई। अस्पताल में लाने के बाद गार्गी ने वहाँ के डॉक्टर्स को अपना परिचय दिया तो दुर्गा का उपचार तुरंत शुरू हो गया। माँ की खबर सुनकर दुर्गा के बेटे बहू भी अस्पताल पहुँच गए। शाम तक दुर्गा की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया। अस्पताल से घर आने के बाद भगवती ने गार्गी से दुर्गा का हालचाल पूछा और जो कुछ गार्गी ने बताया उसे सुन भगवती को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अम्मा, थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि दुर्गा अम्मा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। एक तो खाली पेट, ऊपर से इतनी गर्मी, इन दोनों के चलते शरीर में पानी की कमी हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ जो मैं वहाँ पहुँच गई, वरना कुछ घंटे और बेहोश रहती तो कुछ भी हो सकता था। कुछ तो अकेलापन और कुछ बुढ़ापा। नहीं हुई होगी हिम्मत कुछ बनाने की। मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि दुर्गा चली जा अपने किसी बेटे के पास, इस उम्र में कब तक बना बना कर खाएगी, पर मानती नहीं है। बड़ी स्वाभिमानी औरत है। कहती है जब उन्हें माँ बाप की ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है। अम्मा, बात तो दुर्गा अम्मा सही कहती हैं। आप बता रही थी ना कि अगर उग्रसेन दादाजी को टाइम से अस्पताल ले जाया जाता तो वे शायद बच जाते। वो तो दुर्गा ने ऐसे ही रात को उन्हें देख लिया। घबराते हुए वो हमारे पास भागी भागी आई। सुनते ही रूपेश ने उसी समय फ़ोन करके अभय को बता दिया था, पर 1-1.5 घंटे से पहले नागदत्त और अभय में से कोई नहीं पहुंचा। जब तक ये दोनों अस्पताल लेकर जाते बीच रास्ते में वो चल बसे। गार्गी ने कुछ नहीं कहा। गार्गी, तू तो डॉक्टर है, सच्ची सच्ची बता, दुर्गा ठीक हो जाएगी? भगवती ने पोती की आंखों में झांकते हुए पूछा। फिलहाल तो कोई खतरा है नहीं, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। तेरे दादा को अस्पताल से आने दे, मैं उनसे कहूँगी कि किसी भी तरह नागदत्त या अभय अपनी माँ को समझा बुझाकर अपने साथ ले जाएं, वरना किसी दिन पता भी नहीं चलेगा कि दुर्गा कब चल बसी। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये अब ज़्यादा दिन जी पाएगी। अकेला पहिया भी कितने दिन अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच पाएगा। उग्रसेन थे तो अपने दुख सुख को दोनों आपस में बांट लेते थे, अब अकेली किससे अपने मन की बात कहे। कहते कहते भगवती की आंखें भर आईं। फिर कुछ पल रुक कर बोली, मैं तो उन दिनों के बारे में सोच सोच कर मरी जा रही हूँ कि जब हम दोनों के चले जाने के बाद तुम सब अपनी अपनी घर गृहस्थी में घुल मिल जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा। अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्यों डरा रही हो? गार्गी चीत्कार करते हुए बोली। डरा नहीं रही हूँ बेटी, असलियत कह रही हूँ। आदमी के आखिरी दिन चैन से कट जाएं, इसीलिए लोग बेटे की कामना करते होंगे। और जिनके कई कई बेटे पोते होते हैं वही कौन से सुख से मरते हैं। उग्रसेन दादाजी और दुर्गा अम्मा की हालत आप देख ही चुके हो। गार्गी ने तमतमाते हुए कहा। भगवती इसके आगे कुछ नहीं बोली। बेटों की बात उसके मुंह से अनायास निकली थी या वो गार्गी को इस बहाने कुछ संकेत देना चाह रही थी, कहना मुश्किल है। अपनी दादी की बीमारी की खबर सुनकर इस बीच सिया भी आ गई। वे दोनों पूरी रात और पूरे पूरे दिन अपनी दादी की तीमारदारी में लगी रहती हैं, लेकिन भगवती है कि स्वस्थ होने के बजाय उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा है। एक दिन तो ऐसा लगा कि वो कभी भी प्राण छोड़ सकती है, मगर डॉक्टर गार्गी अपनी दादी को जैसे यमराज के मुंह से खींच लाई। उस दिन दोपहर को सब अपनी दादी के पास बैठी हुई थी। देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। बातों बातों में गार्गी ने हंसते हुए कहा, अम्मा अब आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी तो सबसे बड़ी चिंता ये बुलबुल है
कितना छान छान कर पिया था, पर नतीजा क्या निकला। अब हम भी क्या करें। माँ बाप तो जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। भगवती की आंखें पनीली हो आईं। अम्मा आप मेरी चिंता छोड़ दो, सब नसीब की बात है। सिराने बैठी बुलबुल ने दादी को तसल्ली बंधाते हुए कहा। कैसे छोड़ दूँ, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हमने क्या नहीं दिया था दहेज में। तुझसे ज़्यादा तो मेरी ये सिया और गार्गी सुखी हैं। मुझे अब लगता है कि मैं उस समय कितनी गलत थी। तुझे बिरादरी में ब्याह कर क्या मिला। अम्मा, लालची आदमी का ना कोई धर्म होता है, ना जात बिरादरी, ना कोई ईमान होता है, ना कोई नियत। गार्गी ने अपनी दादी के तर्क से सहमत होते हुए कहा। बुलबुल, तेरे ससुराल वाले तुझे इस बार तंग करें ना तो मुझे बताना, मैं देखूंगी उन्हें। उन्हें शायद पता नहीं कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। सिया ने बुलबुल को ढाढ़स बंधाते हुए कहा। रहने दे बेटी, क्यों ऐसे इन कोर्ट कचहरी के झंझट में डालती है। जब उसे उसी घर में रहना है तो क्यों किसी से दुश्मनी मोल लेनी। अम्मा, यही डर हम औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोर्ट में रात दिन हमारा ऐसे ही मामलों से पाला पड़ता है। हमें पता है कि जिन लोगों में समाज का डर खत्म हो जाता है वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसों का क्या इलाज होना चाहिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसके बाद सिया बुलबुल की तरफ मुड़ी। देख बहन, रोज़ रोज़ के घुटने से अच्छा है कि एक दिन हिम्मत दिखा दे। मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को कैसे समझाया जाए। तेरे दादा भी रात दिन इसी की चिंता में घुले रहते हैं। जिस बच्ची को कभी उन्होंने आंख नहीं दिखाई, उसकी आंखों में जब जब वे आंसू देखते हैं तो पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं। भगवती की इस बार रुलाई फूट गई। दीदी ठीक कह रही हैं अम्मा। कुछ पल चुप रहकर गार्गी सिया से बोली। दीदी, ऐसा करते हैं कि बुलबुल को हम दोनों बहन इसके ससुराल छोड़ने चलते हैं और उन्हें हम समझा कर आते हैं। दीदी आप रहने दो, मैं अपने आप निपट लूँगी। तो फिर ऐसे ही घुट घुट कर मर, सिया ने बुलबुल को चिल्लाते हुए डांटा। फिर मैं क्या करूं दीदी, मैं तो थक चुकी हूँ। मैं तो ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, बुलबुल कातर स्वर में भरभराते हुए बोली। सिया और गार्गी ने लपक कर अपनी छोटी बहन को अंक में भर लिया। बहनों का ताप पाते ही बुलबुल फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बहनों को रोता देख पीहू भी रोने लगी। मुश्किल से दोनों ने बुलबुल को हिम्मत बंधाई। बुलबुल का मन जैसे ही कुछ हल्का हुआ तभी घर की कॉल बेल बज उठी। गार्गी, देखना कौन है, भगवती ने गार्गी से कहा। गार्गी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो पाया सामने अख्तरी खड़ी है। कैसी है डॉक्टरनी बिटिया, अख्तरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ आंटी, इतना कह गार्गी गेट से अलग हट गई। अख्तरी पीछे पीछे चली आई। कौन अख्तरी, आजा आजा, भगवती ने अपने आप को सहज करते हुए कहा। मैं तो ठीक हूँ, अपनी सुनाओ। और ये सारी पोतियाँ कैसे इकट्ठी हुई पड़ी हैं। क्या सुनाऊँ, अब तो बस चला चली की बेला है। अम्मा शुभ शुभ बोलो, ये क्या चला चली लगा रखी है, गार्गी ने भगवती को टोकते हुए कहा। डॉक्टरनी बिटिया सही कह रही है। कहते कहते अख्तरी की नज़र बुलबुल पर पड़ी तो देखते ही बोली, ये कैसी हो रही है, कुछ हारी बीमारी है क्या। आदमी का दुख ही उसकी सबसे बड़ी हारी बीमारी है अख्तरी, भगवती ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दुख, कैसा दुख, अख्तरी ने चौंकते हुए पूछा। दूसरों को अपना दुख बांटने से दुख कुछ कम हो जाता है। यही सोचकर भगवती ने अख्तरी को सारी बात बता दी। लो, बड़ी बहन के वकील होते हुए उन मर्दूदों की इतनी मजाल। देखा अम्मा, अख्तरी आंटी का भी वैसा ही कहना है। दुष्ट के साथ जब तक दुष्ट जैसा व्यवहार नहीं करोगे बात उसकी समझ में नहीं आती है। सिया समझ गई अख्तरी के कहने का क्या तात्पर्य है। एक बात कहूँ, बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती हैं। दूसरे घर जाकर जब दुख पाती हैं तभी बेटियों के पैदा ना होने की हम लोग मिन्नतें मांगते हैं। जिस बेटी की आंखों में माँ बाप आंसू का एक कतरा भी नहीं देख पाते हैं, वो जब दुख पाती हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है, इसे वे ही जानते हैं। कहते हुए अख्तरी के होंठ कांपने लगे। इसके बाद देर तक भगवती के चारों तरफ एक बेचैन खामोशी छाई रही। बुलबुल के उदास चेहरे पर जब जब सिया की नज़र पड़ती तो उसे देखते उसके सीने में ज्वाला धधकने लगती। और दुर्गा के क्या हाल हैं, वो दिखाई नहीं दे रही है, अख्तरी को जैसे याद आ गया। नज़र तो तब आए जब वो हो। हाय अल्लाह, अख्तरी का कलेजा धक से रह गया। मेरा मतलब है वो अपने बेटों के पास चली गई है, भगवती ने तुरंत बात संभालते हुए कहा।
कसम से मैं तो डर ही गई थी। वैसे अच्छा है, अकेली कैसे अपने दिन काटती। और तेरी बेटियां तो ठीक हैं? अल्लाह का करम है, अच्छी नातेदारी भी नसीब से मिलती है, अख्तरी ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। चलो, सही सलामत रहनी चाहिए। औलाद खुश तो माँ बाप भी खुश। भगवती ने एक तरह से विषय पर विराम लगा दिया। अख्तरी के जाने के बाद देर तक अपनी दादी के पास बैठी पोतियों में कोई संवाद नहीं हुआ। कुछ देर बाद सब एक एक कर आराम करने के लिए चली गईं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तुलसीदास ने सही कहा है कि बिना डर के कुछ काम सधते ही नहीं हैं। सिया ने रामचरितमानस के इसी दोहे का अनुसरण करते हुए बुलबुल को बिना बताए उसके ससुराल वालों को नोटिस भिजवा दिया। इधर जैसे ही वकील का नोटिस मिला, बुलबुल के ससुराल में हड़कंप मच गया। कई दिनों तक तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। बुलबुल के पति के ही नहीं, उसके सास ससुर के भी हाथ पांव फूल गए। बस सिया ने एक समझदारी ये दिखाई कि उसने नोटिस अपने नाम से नहीं बल्कि दूसरे वकील से भिजवाया। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गए इस नोटिस में दर्ज धाराओं की संख्याओं को देखकर किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि एकाएक ये सब हुआ क्या। मगर जैसे ही मालूम हुआ कि इस नोटिस को किसके इशारे पर भिजवाया गया है, एकाएक पूरे ससुराल वालों के बुलबुल के प्रति तेवर बदल गए। अब इसका एक ही समाधान है कि किसी तरह बुलबुल को मनाया जाए और उसे समझा बुझाकर सिया के पास चला जाए। इस बारे में जब बुलबुल से बात की गई तब उसे उनके साथ जाने से 2 टूक मना कर दिया। सबने बुलबुल की बड़ी मिन्नतें की मगर वो टस से मस नहीं हुई। हार कर बुलबुल का पति नरेंद्र दौड़ा हुआ सीधा दशरथ और भगवती के पास आया। वहाँ आकर देखा तो पाया गार्गी भी आई हुई है। बदहवास चेहरे को देखते ही गार्गी समझ गई कि तीर एकदम निशाने पर लगा है। दशरथ वो तो जानबूझकर उदासीन बना रहा। बाबूजी, आप एक बार दीदी से कहोगे तो मान जाएगी, बुलबुल के पति नरेंद्र ने दशरथ से गिड़गिड़ाते हुए कहा। दामाद जी, आप ही उससे जाकर बात करिए, मुझे ना तो इस नोटिस की जानकारी है और ना ही कुछ पता है, दशरथ ने ठंडेपन के साथ उत्तर दिया। दशरथ को पिघलता ना देख इस बार नरेंद्र गार्गी की तरफ मुड़ा। दीदी, आप ही कुछ करिए ना, आइंदा से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं कैसे मान लूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा? आप लोगों ने हमारी बच्ची की ज़िंदगी नरक बनाकर रख दी है। गार्गी की तरफ से कोई जवाब आने से पहले दशरथ थोड़ा सख्त होते हुए बोला। मैं कह तो रहा हूँ बाबूजी, नरेंद्र गिड़गिड़ाने लगा। ठीक है, आपके लिए आखिरी मौका है। अगर इसके बाद कोई शिकायत आई और सिया ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो फिर मत कहना। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? दीदी से बिना सलाह किए आप कैसे हाँ कर सकते हैं? गार्गी ने अपने दादा दशरथ को टोकते हुए कहा। दीदी प्लीज़ ऐसा मत करिए। नरेंद्र जी, बात अब हमारे हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। अब तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि हमारा नहीं लगेगा इसमें एक पैसा भी, क्योंकि हमारा तो वकील घर का है। आप सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएं, ऊपर से जेल में चक्की पीसनी पड़े, वो अलग। गार्गी ने जिस तरह मिर्च मसाला लगाकर नरेंद्र के सामने दृश्य खींचा, नरेंद्र की घिकी बंध गई। बस मुझे एक मौका दे दो, नरेंद्र अनुनय करते हुए बोला। आप पर भरोसा करके मैं सिया से फ़ोन पर कह देता हूँ। इतना कहकर दशरथ ने अपने पास में खड़े रूपेश की तरफ देखते हुए कहा, जरा सिया को फ़ोन तो लगाना। दादाजी प्लीज़, ये आप क्या कर रहे हैं? गार्गी अभिनय करते हुए अपने दादा को रोकने की बेईमानी कोशिश करती हुई बोली। जी बाबूजी, इतना कह रूपेश ने अपने मोबाइल से सिया को नंबर मिलाकर मोबाइल अपने पिता को दे दिया। हेलो, हाँ बेटी, सिया, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। अरे वो नरेंद्र दामाद जी आए हुए हैं। हाँ, उन्हें किसी वकील का नोटिस मिला है, उसी की बाबत बात करने आए हैं। क्या? ऐसा मत कर बेटी, वो माफ़ी मांग रहे हैं भाई, मेरी बात तो सुन बेटी। अच्छा ठीक है। जिस समय मोबाइल पर दशरथ सिया से बात कर रहा था, दामाद नरेंद्र के चेहरे के पल पल में भाव बदल रहे थे। फ़ोन कटने के बाद दशरथ ने मोबाइल वापस रूपेश को दे दिया। क्या कह रही है बाबूजी? नरेंद्र ने अकबकाते हुए पूछा। वो लड़की तो मानने को ही तैयार नहीं है। कह रही है
कि जब तक ये कोर्ट में लिख कर नहीं देंगे मैं मानने वाली नहीं हूँ। उपन्यास शकुंतला की शेष कहानी जारी रहेगी अगले एवं अंतिम भाग 7 में।